Okay, Ji, now we are going to discuss about situational theories and the contingency theories of the leadership. एंड कुछ चीज़ें लीडरशिप के हवाले से बात की जाती हैं कि लीडरशिप जो है वो बिहेवियरल और ट्रेड से ज़्यादा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कुछ सिचुएशन जो होती हैं वो लीडरशिप जो होती है, लीडर जो होते हैं उन सिचुएशन के अंदर जो है वो इमर्ज होते हैं। द सेम पर्सन हु मे इमर्ज एज अ लीडर इन वन सिचुएशन may find herself unable to cope in another situation। तो ये इस हवाले से जो एक ये लीडरशिप की थ्योरीज हैं। तो जिसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर, जिस तरह ये भी एक सिचुएशन आई हमारे सामने, ये कोविड के हवाले से, अभी भी इस कोविड के हवाले से सिचुएशन गुजर रही है। इस क्राइसिस के अंदर जो है किस तरह मुख्तलिफ लीडर जो हैं स्टेट के, किस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बिहेव किया, और किस तरीके से कुछ लीडरशिप जो है वो इमर्ज हुई इस सिचुएशन के हवाले से। तो बहरहाल इस बुक के अंदर सिचुएशनल थ्योरीज और पाथ और कॉन्टिजेंसी अप्रोचेस को इकट्ठा ही रखा गया है। और लेकिन कुछ लोग इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लेकिन इसके हवाले से, इन स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से, क्योंकि कुछ कॉमनैलिटी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए कॉन्टिजेंसी थ्योरीज को और सिचुएशनल थ्योरीज को जो है वो इकट्ठा डिस्कस किया है। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में इज अ नोशन दैट द लीडरशिप इज ऑल अबाउट बीइंग एबल टू अडैप्ट and be flexible to ever-changing situations and contents। Contingency theory जो है वो basically depending upon the situations and the leaders are developed according to that situation। So that's why इस बुक के अंदर contingency theories को और leadership की theories को इकट्ठा डिस्कस किया है। टू मेन contingency theories जो डिस्कस की गई हैं, एक हाउस की पाथ गोल थ्योरी और फिर हेर्से की सिचुएशन लीडरशिप मॉडल। तो ये दो मेन थ्योरीज आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं, इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। पाथ गोल लीडरशिप, और बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है। रॉबर्ट हाउस की ये थ्योरी है, इसको पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। According to House, effective leader motivate employees by helping them understand that their need and expectation can be fulfilled through the performance of their job। The better the employee performs, the greater the need fulfillment। Moreover, the path goal theory emphasizes that an ability and commitment to providing employees with the psychological and technical support or information and other resources necessary to complete task is integral to the leader effectiveness। तो बुनियादी तौर पे पाथ गोल थ्योरी से मुराद ये है कि पाथ गोल थ्योरी जो है वो डिपेंड करती है कि आप जो गोल अचीव करेंगे, जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव करेंगे एम्प्लॉइज, उनको जो है वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और लीडर की इफेक्टिवनेस का बुनियादी काम यह है कि वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे अपने सबॉर्डिनेट को, ताकि वो अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर सके। जितना एम्प्लॉय बेहतर परफॉर्म करेगा, उससे ही उनकी जो ग्रेटर नीड है, जो जिस नीड को वो फुलफिल करना चाहते हैं, वो जो है वो नीड भी फुलफिल होगी। तो ये बुनियादी प्रेमिसेस है पाथ गोल लीडरशिप के हवाले से। और पाथ गोल थ्योरी को डिफाइन एक्सटेंड भी किया गया, उसकी रीडेफिनेशन भी की गई, और इसको एक इट्स अ काइंड ऑफ एडवांस्ड थ्योरी ऑफ लीडरशिप एज कंपैरिजन टू द अदर थ्योरीज ऑफ द लीडरशिप। और टेबल ये जो आपके सामने मौजूद है, लिस्ट एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ द 4 मेन लीडरशिप स्टाइल। 4 मेन लीडरशिप स्टाइल जो कि पाथ गोल लीडरशिप स्टाइल्स बताए जाते हैं, वो हैं 4। पहला है डायरेक्टिव, और डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल जिस पर्सन का होगा, द डायरेक्टिव लीडर क्लैरिफाइज गोल, what must be done to achieve them and the outcomes of achieving the goals। They use reward, discipline and punishment and are mostly task oriented। अगर behavioral theory के हवाले से देखा जाए तो डायरेक्टिव जो स्टाइल होगा लीडरशिप का, वो के ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड होगा। फिर देन है सपोर्टिव लीडरशिप। सपोर्टिव लीडर show concern for the needs, especially psychological and the aspiration of the people at work। They provide a supportive and enjoyable working environment। ये सपोर्टिव स्टाइल होगा। यानी ये 4 लीडरशिप के स्टाइल आइडेंटिफाई किए थे पाथ गोल थ्योरी में। फिर है पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडर, एक्टिवली सीक्स एंड encourages the
interest, input and the involvement of the staff in decision making and the other work related issue. ये पार्टिसिपेटिव लीडर वो लीडर होगा जो कि लोगों के साथ पार्टिसिपेट भी करवाएगा. देन अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर, तो जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि दे एक्सपेक्ट द हाईएस्ट कमिटमेंट फ्रॉम द पीपल and the excellence both at the personal level and the organization level, and this type of the leader believe that the work should be challenging and that people will strive toward achieving these goal by assuming responsibility. फिर दो और इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं. एक है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग लीडर नोज हाउ टू प्ले ऑल द पॉलिटिकल पावर games to acquire resources, achieve goal and to create and maintain positive relationship. और एक और जो रोल है वो भी ऐड कर दिया गया इस थ्योरी के अंदर, जिसको हम वैल्यू बेस्ड लीडर कहते हैं. वैल्यू बेस्ड लीडर is skilled in creating, sharing and inspiring vision and in ensuring that the organization and people are guided by the vision and the values related to the norm. वैल्यूज की बेस के ऊपर वो लोगों को लेड कर रहे हैं. तो बहरहाल ये वी बिलीव के ओरिजिनल वर्क के अंदर ही कुछ जो 4 स्टाइल थे उसके अंदर ऐड कर दिए गए, और इसमें नेटवर्किंग जो है वो पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप है, क्योंकि पहले जो 4 हैं वो पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप हैं, लेकिन जो नेटवर्किंग और वैल्यू बेस्ड आप देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल रिलेशनशिप और ग्रुप लेवल रिलेशनशिप के हवाले से बात की गई है, इसमें इंटर ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी है और नेटवर्क लेवल भी. तो एक इफेक्टिव लीडर जो है वो एडजस्ट एंड अडेप्ट देयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कैन यूज वन और मोर स्टाइल एज नीडेड अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन. और इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडर डिपेंड्स अपॉन 2 broad set of contingencies. First concern is employee relevant contingencies such as employee knowledge, skills, experience, competency, their personality, whether they have an internal locus of control, whether they have an external locus of control. And second contingency concerns with the environment, such as the nature of the team, structure of the nature of the task, just to name a few. आप मतलब 2 कॉन्टिजेंसी जिसका लीडर इस बात का ख्याल करेगा कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल उसने अडॉप्ट करना है. ये डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, नेटवर्किंग, वैल्यूज बेस्ड के हवाले से. पहला तो कैरेक्टरिस्टिक एम्प्लॉय कॉन्टिजेंसी है कि एम्प्लॉय की क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या पर्सनैलिटी है, किस तरह का लोकस ऑफ कंट्रोल है उनका. और सेकंड जो है कंसर्न है एनवायरमेंटल कॉन्टिजेंसी, किस स्ट्रक्चर के अंदर वो हैं, नेचर ऑफ द टीम्स क्या है, नेचर ऑफ द टास्क क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क क्या है, और भी बहुत सारी एनवायरमेंटल कॉन्टिजेंसीज होती हैं. इनकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाएगा कि कौन सा लीडरशिप का स्टाइल जो है वो लीडर अडॉप्ट करेगा. जैसे कि अगर आप जैसे यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और एक बैंक में आपको नौकरी मिल जाती है और आप तरक्की करते करते मैनेजर बन जाते हैं और आपका डायरेक्टिव स्टाइल है और बड़ा सक्सेसफुल है, अथॉरिटेटिव है, आपके साथ स्टाफ है, जूनियर लोग हैं जिनके साथ आपने काम लेना होता है, जिनकी स्किल कॉम्पिटेंसी एक महदूद लेवल की होती हैं, उनके साथ तो बड़ा इफेक्टिव होता है. फिर आपकी तरक्की हो जाती है, आप डायरेक्टर बन जाते हैं. अब आप जिस टीम को लीड कर रहे हैं वो खुद बड़े एक्सपर्ट हैं और अपने काम को बड़ा बेहतर जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी है, बड़े हाईली एजुकेटेड हैं. अब अगर आप डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल उनके साथ अडॉप्ट करेंगे तो वो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ओवर द टाइम, थोड़ी फ्रिक्शन आ जाए, उनको ऐसा लगे कि आप ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ज़्यादा डायरेक्टिव हैं. तो फिर हो सकता है इस सिचुएशन में उन एम्प्लॉय के नेचर के मुताबिक आपको अपना लीडरशिप स्टाइल जो है वो डील करना पड़े, ताकि इस तरह के चैलेंजेस जो है वो सामने ना आए. जी, पाथ को लीडरशिप के हवाले से कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके जी. अच्छा, अब फिर हम बात करते हैं सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल के हवाले से. ये कॉन्टिजेंसी और सिचुएशनल थ्योरी के अंदर दूसरा मॉडल है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, हर थ्योरी के बेस पे मॉडल नहीं बनता. मॉडल और थ्योरी के अंदर बुनियादी फर्क ये होता है कि थ्योरी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जबकि मॉडल जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है थ्योरी की, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप उस मॉडल को कैसे अप्लाई करें. अब ये हिर्शे ने और उसके साथियों ने मिलकर ये मॉडल डेवलप किया था. और सिचुएशन लीडरशिप मॉडल इंटेलेक्चुअल अपील रिजाइड कि सबॉर्डिनेट की रेडीनेस और विलिंगनेस कितनी है टू बी लेड बाय अदर्स. उसने कहा सबॉर्डिनेट जो है वो कितना विलिंग है, कितना प्रिपेयर्ड है कि somebody led them.
कि वो कितना मोटिवेटेड है। दो चीजें उसके अंदर आइडेंटिफाई की थी रेडीनेस के अंदर, एक उसकी विलिंगनेस और एक उसकी कॉम्पिटेंसी। विलिंगनेस से मुराद यानी कितना मोटिवेटेड है, और कॉम्पिटेंसी का मतलब उसका स्किल और कॉम्पिटेंसी क्या है उस टास्क के हवाले से। इसी के बेस पे उन्होंने कहा था कि सबॉर्डिनेट रेडीनेस, और आर से उन्होंने कहा था R1, R2, R3, R4, और लीडरशिप स्टाइल को उन्होंने S1, S2, S3, S4 के हवाले से बात की। और जरा लीडरशिप रोल जो थे उनमें उन्होंने लीडरशिप रोल के अगर आप हवाले से देखेंगे तो लीडरशिप रोल में टेलिंग S1 है, सेलिंग S2 है, पार्टिसिपेटिंग S3 है, डेलीगेटिंग S4 है, और इसी तरह फॉलोअर की रेडीनेस, और रेडीनेस डिपेंड कर रही है उनकी विलिंगनेस और उनकी कॉम्पिटेंसी, उनका स्किल पे, वो है R1, R2, R3, R4। तो ये आपके इस कॉम्बिनेशन की बेस पे तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा सबॉर्डिनेट के हवाले से, वो उतना ही लीडर जो होगा वो इफेक्टिव होगा। तो बहरहाल सिचुएशन लीडरशिप मॉडल कॉन्टिजेंसी थ्योरी के हवाले से बड़ा अहम है, उसी तरह अहम है जिस तरह मैनेजरियल ग्रेड बिहेवियरल थ्योरी के हवाले से अहम है। और ये एक किस्म का ट्रेनिंग और कंसल्टिंग टूल भी के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है इस टूल को। तो सिचुएशन लीडरशिप मॉडल और जो अदर कॉन्टिजेंसी मॉडल हैं, दे बेसिकली डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द ट्रेड अप्रोच, but share कुछ elements of the behavioral approach. They share some elements of the behavioral approach. The contingency approach differs from the behavioral approach, that is concentrating attention on factor outside the actual person leading. और लेटर भी कुछ हम इसके हवाले से बाद में भी बात डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लीडर जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं विद प्रोसेसेस, विद टेक्नोलॉजी, विद पॉलिसीज, और इवन लीडर्स को ऑब्सलीट कर देते हैं वर्क प्लेस के हवाले से। तो ये फर्क है बिहेवियरल थ्योरीज के हवाले से कि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक जो कि आउटसाइड फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो बिहेवियरल थ्योरी के अंदर उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता। तो ये मैं मॉडल आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप ये मॉडल देखें, ये मॉडल आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर लीडर कॉम्पिटेंसी इज डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर आउटसाइड देयर कंट्रोल, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लीडर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे अगर लीडर के कंट्रोल में नहीं है और वो चीज़ें लीडर की परफॉर्मेंस को कर रही हैं इफेक्ट, तो वो कौन कौन से फैक्टर होंगे। बहरहाल बहुत सारी सिचुएशन है, जिस तरह आप एक कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लीडर के कंट्रोल में नहीं थी जो कि लीडर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती रहीं। और और बहुत सारे इस तरह की सिचुएशन जो कि अभी भी चल रहे हैं, इससे लीडर्स को डील करना है। ये वो कॉन्टिजेंसीज हैं और वो सिचुएशन है जिसके अंदर लीडर जो है वो इसके हवाले से डील कर रहे हैं। और तो इसके हवाले से अगर आप देखेंगे, अगर लीडरशिप की थ्योरी के हवाले से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पहला है R1, जिसको हम कहते हैं अनएबल एंड अनविलिंग और इनसिक्योर, ये ऐसा पर्सन है जिसकी फॉलोअर की रेडीनेस लो है। हो सकता है ये पर्सन जो है वो काम नहीं करना चाहता और सीखना भी नहीं चाहता और इनसिक्योर है या फिर घबराया हुआ है। ऐसे केस में जो कि S1 होगा वो होगा डायरेक्टिंग, टेलिंग और गाइडिंग, हम इसे कहते हैं। हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप, ज्यादा फोकस जो होगा वो टास्क के ऊपर होगा और रिलेशनशिप के ऊपर कम फोकस होगा। इसी तरह अगर R2 है अनएबल बट विलिंग, दे आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। और इस हवाले से कि अनएबल, लेकिन एक पर्सन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, जॉब शुरू कर देता है, वो सीखना चाहता है काम को लेकिन उसको काम आता नहीं है। इस केस के अंदर जो ज्यादा रेलेवेंट स्टाइल होगा उसको हम कहेंगे S2, दैट इज एक्सप्लेनिंग एंड परसुएडिंग। और आप उसको हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप आपके आपका स्टाइल होगा। फिर अगर तीसरा है एबल बट अनविलिंग और इनसिक्योर, ये इंसान काबिल तो है, वो काम चाहता है, जानता भी है, लेकिन वो कर नहीं रहा है या फिर इनसिक्योर है या फिर उसको कुछ कंफ्यूजन हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं। इस केस में आप उसको इनकरेजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाएंगे आप उसको, ठीक है। और हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क ओरिएंटेशन होगी लीडर की। फिर आखिर में जो है एबल एंड विलिंग एंड कॉन्फिडेंट, और ये पर्सन एबल भी है, विलिंग भी है, कॉन्फिडेंट भी है। इस केस में आपका जो लीडर का रोल होगा वो डेलीगेटिंग का हो जाएगा। दैट द लीडर ऑब्जर्व, दैट द लीडर मेंटोर द पर्सन, और उसको वो काम दे देगा ताकि वो उस काम को कंप्लीट कर सके। तो बहरहाल ये इस हवाले से लीडरशिप के हवाले से ये बात हुई भी है इसके हवाले से। और
तो ये कॉम्पिटेंसी अप्रोच जो है ये इसके हवाले से, लीडर के बिहेवियर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से सिचुएशनल थ्योरी जो है वो हेल्पफुल है। आप इसके अंदर पहली दफ़ा फॉलोअर को भी कंसिडर की गया, उसके करेक्टरिस्टिक्स को भी देखा गया, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर लीडरशिप के स्टाइल को जो है वो देखा गया। जी, इसके हवाले से कोई सवाल है तो आप बताइए। ओके जी। ओके, ट्रांजैक्शन लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को हम फिर कल डिस्कस करेंगे। आपकी अटेंडेंस जिन लोगों ने मार्क नहीं की वो अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। हमने व्हाट इज लीडरशिप, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द लीडरशिप, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप और सिचुएशनल थ्योरी ऑफ द लीडरशिप को डिस्कस किया है। इसके हवाले से कुछ सवाल है तो बताइए। ओके जी, तो इसकी मैं LMS के ऊपर इंशाल्लाह इसको लेक्चर नंबर ये 4 के अंदर ये इसकी वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा वहाँ मुख्तलिफ आर्टिकल, मुख्तलिफ वीडियो भी मौजूद